हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो हम ब्लॉक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक में इनऑर्गेनिक के पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। मतलब अब हम लेने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। कुछ कंपाउंड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इन ब्लॉक केमिस्ट्री से, जिनकी प्रॉपर्टीज़, जिनके प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। जब भी हम कोई ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं फॉर जेई मेन। जेई मेन में तो ऑलमोस्ट ऑल एक हाथ छोड़ दो, मान लो लगभग सभी क्वेश्चंस वो एनसीईआरटी से पूछ लेते हैं जेई मेन वाले। तो इसलिए हमने भी एनसीईआरटी को फॉलो किया है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ गलती नहीं करनी है, ऑल दैट वी विल टेल यू हियर इन ब्लॉक केमिस्ट्री। अच्छा, ब्लॉक केमिस्ट्री में जैसे हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, ग्रुप नंबर 15 की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये मेजर एलिमेंट्स होते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, जबकि बिस्मिथ जो है वो मेटल है। ये तो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी मेन पॉइंट्स पर आएंगे, वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने की ज़रूरत नहीं है कि वैलेंस शेल में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं पी में, and because of that the half filled configuration in the ground state is observed for them. Atomic and ionic radius ये एक जनरल प्रॉपर्टीज हैं, coming from top to bottom. Atomic size, ionic size go on increasing. Ionization enthalpies usually they go on decreasing from top to bottom. ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, छोड़ो, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आएंगे। पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोजन, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स हैलोजन, टुवर्ड्स एसिड्स एंड ऑल दैट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर जब बात करते हैं तो सभी एलिमेंट्स जो हैं वो पॉलीएटॉमिक है। डायएटॉमिक भी पॉलीएटॉमिक में काउंट होता है यहाँ पर। जैसे N2 नाइट्रोजन डायएटॉमिक है, फास्फोरस टेट्राएटॉमिक है, वाइट फास्फोरस जो है, और बाकी सभी मेटालिक फॉर्म में है। तो मेटल्स में भी बहुत सारे एटम्स एक साथ रहते हैं, तो वो भी पॉलीएटॉमिक ही कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, बट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मिथ। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल कैन शो एलोट्रोपी। फॉस्फोरस के तो 3 एलोट्रोप्स होते ही बड़े फेमस हैं, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। जिसमें हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि ब्लैक फास्फोरस थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है और उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव। हालांकि फॉर ऑल कैलकुलेशंस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 असाइन किया गया है फॉर व्हाइट फास्फोरस बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी। ब्लैक फास्फोरस इज नॉट एट ऑल रिएक्टिव, इनर्ट नेचर का होने की वजह से उसको चूज नहीं करते, वो रिएक्शंस में काम में नहीं आता, reproducible form नहीं है। So this was an important point, that melting point increase up to arsenic and thereafter decreases up to bismuth. This is an important point. मैं फिर बोल रहा हूँ, ब्लॉक केमिस्ट्री थम्स अप फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ें, सॉल्व द क्वेश्चन। एक बार पढ़ने से नहीं होता, याद करने वाली चीज़ें हैं इसमें, कुछ समझना, कुछ याद करना, वो सब मिला करके ये चैप्टर बढ़िया चलता है। तो एक नहीं 10 बार, मतलब 4, 5, 5, 6 बार, 7 बार पढ़ोगे तो चीज़ें याद होने लगती हैं और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगते हैं। हाँ, कमिंग टू द केमिकल बिहेवियर, ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, ग्रुप नंबर 15, तो उनकी रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3 से लेकर के +5। तो -3 से लेकर के -3 इज द लोएस्ट एंड +5 इज द हाईएस्ट वन। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी कम होती जाती है। समझ में भी आती है बात। मेटल्स आर नोन फॉर शोइंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने पर घटती जाती है। नाइट्रोजन एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन इट्स कंपाउंड्स। नाइट्रोजन की एनोमलस प्रॉपर्टीज हमेशा से इंपॉर्टेंट हैं, और ये नाइट्रोजन नहीं, पी ब्लॉक के जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड के सारे ही एलिमेंट्स, चाहे वो एस ब्लॉक हो या पी ब्लॉक हो, वो अपने बाकी काउंटर पार्ट जो हैं, जो ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनसे थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। और उससे 3 मेन कारण है। जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस या आर्सेनिक से डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो करता है। नंबर 1,
एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा है, नंबर 2 साइज काफ़ी छोटा है, और नंबर 3 वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। दे कैन नेवर एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, दे डोंट हैव द डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। कौन? सेकंड पीरियड एलिमेंट। कौन सी 3 चीज़ें बताई मैंने आपको, याद रखने वाली हैं कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट्स इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप्स से एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। उसका 3 मेन कारण हैं। नंबर 1 स्मॉल साइज, नंबर 2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और नंबर 3 एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल। मतलब 4 ही ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल में सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4। तो दे कैन नॉट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते, जबकि थर्ड पीरियड एंड हायर पीरियड एलिमेंट्स कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। तो यही कारण है, इसलिए वो पी पाई बॉन्ड्स तो बना सकते हैं। नाइट्रोजन आसानी से पी पाई बॉन्ड्स तो बना सकता है, बट डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके पी पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकता। हाँ, थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट्स कैन कंफर्टेबली फॉर्म, फास्फोरस बड़ी आसानी से पी पाई बॉन्ड्स बना लेता है, बट नाइट्रोजन या कार्बन या ऑक्सीजन ये डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके बॉन्ड्स नहीं बना सकता। ये जनरल पॉइंट है, हालांकि ये पॉइंट केवल ऐसा नहीं है नाइट्रोजन के लिए है, दिस इज अ कॉमन पॉइंट फॉर all second period elements. Now coming to the hydrogen reactivity towards hydrogen के साथ ये हैलाइड्स बनाते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, जैसे PH3 फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन, इस टाइप से, एंड BiH3 इस तरीके से होते हैं। अच्छा, ये थर्मली मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, हीट करने पर डिकम्पोज नहीं हुआ, ये थर्मली लीस्ट स्टेबल है। थर्मली मोस्ट स्टेबल एंड BiH3 थर्मली लीस्ट स्टेबल। क्यों थर्मली लीस्ट स्टेबल? का मतलब ये हुआ कि अगर BiH3 को आप स्ट्रांगली हीट कर दो तो ये बिस्मिथ मेटल दे देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करा देगा, एंड दैट्स व्हाई BiH3 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इट कैन ईजिली गिव यू द हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन कोई देता हो तो हाइड्रोजन इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम में आता है। अच्छा, क्यों है? बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ बिस्मिथ। बिस्मिथ का लार्ज साइज होगा तो BiH बॉन्ड लंबा बॉन्ड होगा, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ही वीक होगा। ये बात हम केमिकल बॉन्डिंग में भी कह चुके हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब NH3 में NH बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है और BiH3 में BiH बॉन्ड सबसे वीक है। हालांकि अमोनिया के अंदर एक स्पेशल चीज होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच इज एब्सेंट इन PS3, SS3, SbS3 एंड दिस वन। अच्छा, यहां तो फिर भी बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 107 डिग्री के आसपास होता है, और इन सब में तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता, नो हाइब्रिडाइजेशन। और कोई हाइब्रिडाइजेशन ना होने की वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन शो ही नहीं करते, एंड बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू 90 डिग्रीज। बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज, जैसे फॉस्फीन के अंदर बॉन्ड एंगल लगभग 93 डिग्री के आसपास है ओनली, और 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। इसका मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ही ले रहे हैं, नो हाइब्रिडाइजेशन इन दीज केसेस। बाकी अमोनिया में स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो SbH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमोनिया से ज़्यादा है। अमोनिया इज ग्रेटर देन ASH3 एंड PH3। डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है जो कि यहां दिखलाई भी पड़ रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिए तो अमोनिया सबसे 290, BiH3 इज द हाईएस्ट वन, देन SbH3 254 एंड अमोनिया इज लेस लाइक दैट। क्यों ऐसा क्यों है? H बॉन्डिंग, इसमें स्पेशल चीज थी H बॉन्डिंग। तो ये सब कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्मली मोस्ट स्टेबल कौन? अमोनिया। लीस्ट स्टेबल कौन? BiH3 बिकॉज ऑफ द लॉन्ग बॉन्ड्स। लॉन्ग बॉन्ड्स कमजोर बॉन्ड है, टूट जाएगा, इसलिए हीट करने पर डिकम्पोज करके हाइड्रोजन देता है, एंड मोस्ट रिड्यूसिंग नेचर है। अमोनिया के अंदर रिड्यूसिंग नेचर नाम की है, आसानी से अमोनिया ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, और खासकर अमोनियम आयन तो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाता एक्वस मीडियम में। अमोनियम आयन के अंदर अमोनिया तो छुपा हुआ है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से हम ये डिफाइन करते हैं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, दैट यू शुड रिमेंबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। बॉन्ड एंगल्स भी लगभग ये हैं जो मैंने बताए हैं,
और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा रूल था ये कहलाता है ड्रैगोज रूल। तो हाइड्राइड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने अभी बताए हैं। ये है चीज टाइम स्पेंड करने के लिए। हालांकि ये सब इतनी इंफॉर्मेशन केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ाते हैं, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये सब इतनी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई होती है। हमने तो सारा इकट्ठा एक साथ बता दिया आपको ताकि आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। ब्लॉक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए या केमिकल बॉन्डिंग से आए, कई बार ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि वेदर क्वेश्चन इज फ्रॉम ब्लॉक केमिस्ट्री और फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। गॉट इट? अगर नोट कर रहे हैं तो नोट भी करते चलें। वैसे पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं बच्चों। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ भी नाइट्रोजन कंपाउंड या फॉस्फोरस कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, जैसे P2O5 एंड P2O3 जिनको डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, साइक्लिक डाइमर P4O6 एंड P4O10 उस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं इन द +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एलिमेंट्स इज मोर एसिडिक देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मतलब हायर वाला मोर एसिडिक होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि P4O10 इज मोर एसिडिक देन P4O। ये थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शनल पॉइंट्स होता है, बट इन जनरल ये इन जनरल पॉइंट है। N2O5 इज मोर एसिडिक देन N2O3, मोर एसिडिक। बट ये एक्सेप्शन है। कौन सा? P4O6 is more acidic than P4O10, more acidic। ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट था, ये जरूर ध्यान रखना। इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। और एंटीमनी और ये सब जो है एम्फोटेरिक बनाते हैं। बाकी फॉस्फोरस के जो है एसिडिक होते हैं दोनों ऑक्साइड, नाइट्रोजन के भी एसिडिक होते हैं मोस्टली, बट नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो बड़े लाइन से बनते हैं। अगर हम ध्यान से देखें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वैसे आएंगे आगे, N2O, NO, N2O3, N2O4 और NO2। NO2 मोनोमर है या डाइमर है, N2O5। ये तीनों एसिडिक हैं, ये तीनों न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का मतलब हो गया ना एसिड से रिएक्शन करें ना बेस से रिएक्शन करें, तो ये एसिडिक हैं और वो न्यूट्रल हैं। सो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट। तो पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहैलाइड्स, ये जनरल केस है, बट वो एक्सेप्शन था। P4O6 इज मोर एसिडिक देन P4O10। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं इन द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, Ca3N2, Ca3P2, Na3AS, आर्सेनाइड। इस तरीके से ये कंपाउंड्स बनाते हैं। कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम नाइट्राइड, इस तरह कंपाउंड्स बनाते हैं ये। इनके हाइड्रोलिसिस भी कई बार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मेटल नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस अमोनिया, मेटल फॉस्फाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस फॉस्फीन। तो जैसे Ca3N2 है, इसका पानी से रिएक्शन करवा दो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी होती है, तो अमोनिया विल बी लिबरेटेड। बाकी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनवा लेगा। ऐसी मान लो Ca3P2 है, कैल्शियम फॉस्फाइड है, पानी से रिएक्शन करवा दो तो ये फॉस्फीन गैस लिबरेट करेगा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ऐसी अगर मान लो आपने Na3AS सोडियम आर्सेनाइड की रिएक्शन वाटर से करवाई तो ये हाइड्राइड बड़ी आसानी से बनाते हैं, तो ASH3 आर्सीन बोलते हैं इसको, एंड NaOH। इस तरीके से कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। डाइनाइट्रोजन, अब बात आती है डाइनाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में कैसे, नाइट्रोजन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज बोथ आर इंपॉर्टेंट। वैसे तो नाइट्रोजन प्लेंटिली अवेलेबल है हवा के अंदर। हवा मतलब जहाँ पे आप और मैं हैं, सांस ले रहे हैं यहाँ पर, तो आप जानते हो इस एयर का कंपोजिशन में नियरली
8% ऑफ नाइट्रोजन इज देयर एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। बाकी 1% के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी कुछ कुछ गैसेस कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो लेबोरेटरी में डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो N2 ऑब्टेन होता है। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय हीटिंग। तो देखो अमोनियम डाइक्रोमेट ये एक ऑरेंज कंपाउंड होता है और इस कंपाउंड का इस्तेमाल जो है यूज्ड इन फायरवर्क्स। फायरवर्क्स मतलब जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे, शादियों में पटाखे छोड़े जाते हैं, दिवाली के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे जो पटाखे छोड़े जाते हैं, ये उन पटाखों के अंदर अनार जो होता है ना, अनार मतलब वो जो स्पार्कल्स देता है वेरियस कलर्स के, तो वो स्पार्कल्स में ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है यूज इन फायरवर्क्स बिकॉज Cr2O3 सॉलिड जो मिलता है, दिस Cr2O3 इज ग्रीन इन कलर। तो ग्रीन कलर के स्पार्कल्स देता है, नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड आउट। तो वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी, ये तो जेई में आया हुआ भी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेरियम अजाइड्स या सोडियम अजाइड्स को हीट करते हैं NaN3। आप इन्हें हीट करोगे तो यू विल गेट सोडियम मेटल प्लस N2 gas is liberated out. Azides on thermal decomposition gives nitrogen gas. ये एक्सप्लोजिव्स होते हैं, ये एक्सप्लोजिव्स थोड़ा थर्मली लेस स्टेबल होते हैं, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट से नाइट्रोजन बड़ी आसानी से मिलता है थ्रू सो मेनी केमिकल कंपाउंड्स। बहुत सारे और भी कंपाउंड्स होते हैं जो हीट करने पर डिकम्पोज होते हैं, जैसे अमोनियम परक्लोरेट। आप इसे हीट करोगे तो N2 भी मिलेगा, H2O की वेपर्स भी मिलेंगी और Cl2 भी मिलेगा, इवन O2 भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, गैस ही गैस मिलेंगी। तो N2 इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड। सो लाइक दैट वी गेट द रिएक्शंस डन। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रिपरेशन देख लिया, प्रॉपर्टीज़ में NCERT जरूर फॉलो करें। डाई नाइट्रोजन एक कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस। नॉन टॉक्सिक क्यों? हवा में तो है ही ना नाइट्रोजन, तो नॉन टॉक्सिक है। बट कई बार ऐसा होता है सर नॉन टॉक्सिक है तो क्या मैं नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में एक रूम ऐसा है, एक क्लोज चैम्बर ऐसा है जिसमें प्योर नाइट्रोजन है, तो क्या मैं जिंदा रह सकता हूँ? नॉन टॉक्सिक है? नहीं, वो तो नॉन टॉक्सिक है बट ऑक्सीजन तो नहीं है ना, और हमारे ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए। आप जानते हो कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं कैरी होगी तो यू कैन नॉट सर्वाइव, वन कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन नॉट सर्वाइव। तो कहने का मतलब ये है, हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है विच बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड कैरीज ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण लोगों को दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कम होती है, लोगों को थकान लगती है और वर्क करने की कैपेसिटी घट जाती है। दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट इन द ब्लड। तो नॉन टॉक्सिक का मतलब ये नहीं है कि हम नाइट्रोजन के अंदर जिंदा रह सकते हैं। तो डाई नाइट्रोजन इज ए कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। नाइट्रोजन एटम हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स N14 N15। ठीक है, कॉमनली हम N14 से एनकाउंटर करते हैं। डाई नाइट्रोजन इज रादर इनर्ट गैस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ये वेरी इंपॉर्टेंट। डाई नाइट्रोजन इनर्ट नेचर का होने की वजह से, इनर्ट नेचर क्यों है? बिकॉज NN बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, मतलब कोई भी बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, तो तोड़ना आसान काम नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तो फिर ये रिएक्टिव भी नहीं होगा। रिएक्शंस में बॉन्ड तो टूटते ही हैं। तो N2 इज ऑलमोस्ट एन इनर्ट गैस। हालांकि इनर्ट गैस में हम मोस्टली हीलियम, नियॉन, आर्गन को मानते हैं, बट एनी सच गैस दैट इजीली डज नॉट रिएक्ट इज इनर्ट गैस। तो नाइट्रोजन इज रादर इनर्ट। ऑक्सीजन इज मच मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। However, reactivity increases with the rise in temperature. हायर टेम्परेचर पर ये कंबाइन कर लेता है बहुत सारे एलिमेंट्स से, जैसे मेटल से कंबाइन करेगा तो लिथियम नाइट्राइड बना लेगा, और ये नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस मैंने कहा भी था, ये हाइड्रोक्साइड बना लेंगे एंड अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड प्लस LiOH या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। KSP अच्छा खासा लो होता है तो ये पानी में घुलता ही नहीं, इट फॉर्म्स और इट मेक्स प्रेसिपिटेट। इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन एट अबाउट हाई टेम्परेचर एंड फॉर्म्स अमोनिया एंड दिस इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस।
और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जनरली आयरन इज द कैटलिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। नॉट ओनली दैट, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, हालांकि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, 2000 केल्विन के आसपास ऐसा होता है और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो डाइनाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये भी आसानी से रिएक्शन नहीं होती है, कैटलिस्ट और बहुत हाई टेम्परेचर, लगभग कितना 2000 केल्विन के आसपास, इस तरीके से रिएक्शन होती है। द मेन यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन इज, अब यूजेस क्या हैं? नाइट्रोजन के रिएक्शंस तो लिमिटेड ही हैं, बट उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी दैट यू हैव टू रिमेंबर। मेन यूज ऑफ द डाइनाइट्रोजन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मैन्युफैक्चर में अमोनिया बहुत एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, रेफ्रिजरेंट के रूप में भी काम में आता है। साथ में अमोनिया का इस्तेमाल फिर नाइट्रिक एसिड बनाने में भी आता है, सॉयल फर्टिलाइजर्स बनाने में भी काम आता है। तो इसलिए नाइट्रोजन एक स्टार्टिंग एलिमेंट है फॉर मेकिंग सो मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर्स एंड अदर कंपाउंड्स। इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन जैसे कैल्शियम साइनामाइड है। इट ऑल्सो फाइंड्स द यूज इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। और लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स, फूड आइटम्स एंड क्रायोसर्जरी। बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होने की वजह से क्रायोजेनिक्स में इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, रॉकेटरी में भी इस्तेमाल होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अंदर जब क्रायोजेनिक स्टेज की बात करते हैं जीएसएलवी में, तो वहाँ पर जो थर्ड स्टेज जीएसएलवी होती है, क्रायो स्टेज में भी लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है एज ए परजेंट, क्लीनिंग के लिए काम आता है, कूलिंग के काम में आता है। बाकी लिक्विड हाइड्रोजन इज द फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजर इन दैट केस। Then comes ammonia, one of the most important compound of this nitrogen family. नाइट्रोजन के फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करें तो शायद अमोनिया ही है। नाइट्रोजन फैमिली में हमें मेनली नाइट्रोजन पढ़ना होता है, अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, फॉस्फोरस के हैलाइड्स। ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें मेजर चीज़ें हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। बाकी एनसीईआरटी फॉलो करो, दैट्स इट, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू स्कोर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इन योर फेवर। देन कम्स अमोनिया। अमोनिया भी एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, जैसे हमने कहा था लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो अभी बताया ही था हमने कि हेबर्स प्रोसेस से करते हैं, बट लेबोरेटरी के अंदर छोटी स्मॉल अमाउंट में बनाना हो तो फिर वी कैन ऑब्टेन बाय द वेरियस मैथड। जैसे अमोनियम क्लोराइड टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। कोई भी मेटल, कोई भी अमोनियम सॉल्ट है, इट इज रिएक्टेड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूसेस अमोनिया। ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक पॉइंट है। एनी अमोनियम सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनिया गैस को लिबरेट करेगा। कोई भी अमोनियम सॉल्ट ऐसे वो भी होता है, कोई भी फॉस्फोनियम सॉल्ट है तो वो भी अगर NaOH या KOH से रिएक्शन कराओगे तो इट विल लिबरेट अमोनिया गैस। सो दैट वे यू कैन प्रिपेयर अमोनिया। तो अमोनिया का प्रिपरेशन करने का ये भी एक मेथड है। बाकी लार्ज स्केल पर अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हेबर्स प्रोसेस। N2और H2 की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। आयरन इज द कैटलिस्ट, मॉलिब्डेनम इसमें एक प्रमोटर होता है, तो वो रिएक्शंस के थ्रू वी मैन्युफैक्चर अमोनिया। तो अमोनिया के इंडस्ट्रियली यूजफुल केमिकल है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉपर्टीज की बात करें, अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, aqueous solution is weakly basic due to the formation of ammonium hydroxide. ammonium hydroxide एक weak base है, तो highly soluble in water, polar nature की वजह से, like dissolves like। अमोनिया हाईली soluble in water इसलिए भी है बिकॉज इसका डाइपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, हाईली पोलर है। पोलर कंपाउंड्स आर हाईली soluble in the polar solvents like water। तो अमोनिया इज हाईली soluble, freely soluble in water and aqueous solution is weakly basic। अच्छा, अमोनिया गैस एक है तो कलरलेस गैस और नॉन इन्फ्लेमेबल है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमोनिया नॉन इन्फ्लेमेबल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेलिंग है, जैसे
अमोनिया की स्मेल ऐसी सी होती है, अमोनिकल स्मेल, जैसे वो यूरिनल्स होते हैं ना, यूरिन के लिए जाते हैं, यूरिन में से जो स्मेल आती है उसमें से अमोनिया वेपर्स भी कई बार आती हैं, तो बिल्कुल वैसी स्मेल होती है। तो अमोनिया गैस नॉन इन्फ्लेमेबल है। नॉन इन्फ्लेमेबल का मतलब ऑक्सीजन, मतलब हवा के अंदर बर्न नहीं होता, डज नॉट बर्न इन एयर। डज नॉट बर्न इन एयर। तो इस तरीके से बोलते हो। इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट्स ऑन एसिड्स। रिएक्शन से कराओगे, अमोनिया एक बेस है, वीक बेस, और HCl या H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट टाइप से बन जाएगा। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड कई बार मेटल आयंस के साथ में प्रेसिपिटेट बनाता है, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड लाइक दैट। क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी कई बार इसका बड़ा यूज आता है, JEE एडवांस के लिए वो काफ़ी यूजफुल होता है। The presence of the lone pair of electrons in the nitrogen atom of the ammonia molecule makes it Lewis base। तो Lewis base है कैसे? NH3, ये इस तरीके से। और लुईस बेसिक नेचर देखो चेंज होता है, फॉस्फीन्स ज़्यादा बेसिक है, ASH3 SbS3। डिक्रीजिंग बेसिक नेचर, नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स में दिस इज द डिक्रीजिंग बेसिक नेचर, अमोनिया इज ए गुड बेस। अच्छा, फॉस्फीन, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम हाइड्राइड्स में, एसिडिक नेचर जो है वो थोड़ी सी बढ़ती जाती है या बेसिक नेचर घटती है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बड़ी आसानी से डोनेट करके और दे सकता है। अच्छा, फॉस्फोरस क्यों वीक बेस है? क्योंकि फॉस्फोरस के अंदर ना दिक्कत ये है कि उसका जो लोन पेयर है वो डिफ्यूज्ड है, ये पॉइंटेड है, तो बढ़िया से ओवरलैप करता है, ये प्रॉपरली ओवरलैप नहीं कर पाता, इट इज डिफ्यूज इन द लार्जर स्पेस। तो इस तरीके से अमोनिया कॉपर आयन, सिल्वर आयन, इन सबके साथ में प्रेसिपिटेट बनाता है, इनफैक्ट सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स भी बना लेता है। जैसे अमोनिया AgCl है, ये बात तो हम आयनिक में भी करते हैं कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर के मोस्ट ऑफ द सॉल्ट लाइक ऑक्जेलेट, क्रोमेट, ये अमोनिया सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाते हैं, पोटेशियम साइनाइड में सॉल्युबल हो जाते हैं, हाइपो सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर सॉल्युबल इन वाटर, नॉट ऑल बट मोस्ट कॉम्प्लेक्सेस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये कॉम्प्लेक्स बना लिया ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2। यूजुअली सिल्वर फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्सेस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 2। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे AgCl है सॉलिड, वैसे तो पानी में तो इनसॉल्युबल है बट साइनाइड आयन में घुल जाएगा और अमोनिया में घुल जाएगा एक्सेस में, थायोसल्फेट आयन में घुल जाएगा और बना लेगा AgCN ट्वाइस माइनस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 2 AgNH3 ट्वाइस प्लस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 2 AgS2O3 ट्वाइस 3 माइनस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तीनों ही कॉम्प्लेक्सेस में सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर इज 2। हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के भी कॉम्प्लेक्स बनाता है सिल्वर, बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस दैट वी एनकाउंटर इन आवर सिलेबस ऑफ द JEE रिक्वायरमेंट, वो सब जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में ही बनाता है। तो ये है अमोनिया। अमोनिया कई तरीके से यूज में आता है, लेबोरेटरी रिएजेंट भी है फॉर सो मेनी पर्पसेस। अमोनिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सॉल्ट्स कॉमनली फर्टिलाइजर के रूप में काम में आता है। एंड टू मैन्युफैक्चर सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द नाइट्रिक एसिड। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट के रूप में काम में आता है इन फूड स्टोरेज, मतलब कोल्ड स्टोरेज, टू स्टोर पेरिशेबल फूड। आलू के गोदाम होते हैं, मेरे गांव के पास में बहुत सारे गोदाम हैं, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, संभल डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में आलू ही आलू पैदा होता है वहाँ। तो कई बार आलू की पैदावार इतनी ज़्यादा होती है कि कोल्ड स्टोरेज भी कम पड़ जाते हैं। तो वो जो कोल्ड स्टोरेज है ठंडा रखते हैं, ठंडे में क्या है आलू जल्दी ख़राब नहीं होगा ना, इट कैन बी प्रिजर्व फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो रेफ्रिजरेशन में ये थोड़ी है कि ये
पैनासोनिक के एसी लगाएंगे उसमें, ना ना ना, सस्ता जुगाड़ करते हैं। सस्ता जुगाड़ क्या है, प्लांट होता है, कूलिंग प्लांट, रेफ्रिजरेशन प्लांट, और उसके अंदर जो फ्लूइड यूज़ करते हैं वो होता है अमोनिया। लिक्विड अमोनिया इज यूज। जब वो एक्सपैंड करता है तो वेपर्स गैसेस अमोनिया के रूप में एक्सपैंड करता है, एब्जॉर्ब्स द हीट ऑफ द रूम, और रूम ठंडा हो जाता है। सो इट हैज अ हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अमोनिया लिक्विड हैज हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इस कारण से ये अच्छा रेफ्रिजरेंट है, कोल्ड स्टोरेज में काम करता है। हालांकि स्मेल इसकी खूब एक पंजेंट स्मेल होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, नोट कर रहे हैं तो नोट भी करें, आगे की बात भी लेंगे। हाँ भाई बच्चों, तो देखो और आगे बढ़ेंगे, कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो लेट अस मूव फर्दर। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे मैंने कहा था, लाइन से बनते हैं, राइट फ्रॉम द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट टू द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्साइड्स में जैसे N2O, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में NO, ये दोनों ही न्यूट्रल नेचर के हैं, कलरलेस हैं, न्यूट्रल हैं। N2O3 ये ब्लू सॉलिड होता है, और NO और N2O4 की रिएक्शन से बनता है N2O3। और ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IIT ने पूछा हुआ है। अच्छा, IIT ने पूछा हुआ है तो फिर तो इसमें नहीं आएगा, जेई मेन में। ये कौन सा नियम है? नहीं, सिंपल रिएक्शन है, IIT ने पूछ ली, जेई मेन भी पूछ लेगा। तो इस तरह की चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, सिंपल रिएक्शंस हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता वो जेई एडवांस्ड है या जेई मेन है। बट एडवांस्ड में थोड़े क्वेश्चन थोड़ा डीपर जाते हैं, कनेक्ट भी करते हैं वो 2 से ज़्यादा चैप्टर्स को भी, कई बार 2 या 2 से ज़्यादा चैप्टर्स को। मेन में थोड़ा सा प्लेन सिंपल क्वेश्चन NCERT लैंग्वेज से ही बन के आ जाते हैं। बाकी NO2 +4 में है, और ऑप्टेन कैसे हो रहे हैं, जैसे लेड नाइट्रेट को या कॉपर नाइट्रेट को हीट करोगे तो यू विल गेट NO2 गैस। ब्राउन गैस होती है, एसिडिक नेचर की है, पैरामैग्नेटिक गैस है। सो दिस इज पैरामैग्नेटिक। कौन कौन पैरामैग्नेटिक है? ये पैरामैग्नेटिक है, NO पैरामैग्नेटिक एंड NO2 पैरामैग्नेटिक, ये दोनों पैरामैग्नेटिक हैं, हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। तो पैरामैग्नेटिक गैसेस हैं। N2O4 उसी का डाइमर है। NO2 को कूल करोगे तो कलरलेस N2O4 बन जाता है सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में। ऐसे ही डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 +5 में है, कलरलेस सॉलिड है, एसिडिक नेचर का है। पानी में डुबोगे तो बड़ी आसानी से ये HNO3 दे देगा। बाकी HNO3 को डिहाइड्रेट करवाते हैं P4O10 से। P4O10 तो बड़ा प्रसिद्ध होता है, अ पावरफुल एंड क्विक डिहाइड्रेंट, डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस जो डिहाइड्रेट कर ले, मॉइस्चर खींच ले, तो HNO3 को भी डिहाइड्रेट कर दिया और बना दिया N2O5, और मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज फॉर्म्ड। P4O10 की प्रॉपर्टीज में भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है जो पूछा भी जाता है। इनकी स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी थोड़ा ध्यान रखें, खास कर ये N2O4, N2O5, N2O3, इनकी स्ट्रक्चर्स में N2O5 में जैसे ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, ये इस टाइप से, N2O4 इस टाइप से, इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। N2O3 इस टाइप की स्ट्रक्चर, इस टाइप से। ये स्ट्रक्चर्स बड़ी कॉमन होती हैं, यू शुड फॉलो। बाकी NO, N2O, इन सब की भी स्ट्रक्चर्स आप जानते हो, ये थोड़ा प्रैक्टिस भी कर ले करें समय समय पर। बात आती है नाइट्रिक एसिड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो होता है वो एसिडिक मीडियम में थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट करता है। तो इन एडिशन टू दिस, ये जो नाइट्रस एसिड है HNO2 एक्वस मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट होता है और बनाता है NO एंड HNO3 +2 में, और ये +5 में कन्वर्ट हो जाता है +3 से। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि HNO2 सॉल्यूशन इज अनस्टेबल and undergoes
डिस्प्रपोर्शनेशन। ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है। तो ये थे नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन की बात की हमने। प्रिपरेशन की बात करते हैं। सोडियम नाइट्रेट को H2SO4 से रिएक्शन कराओ तो सोडियम बाइसल्फेट प्लस HNO3 इज फॉर्म्ड। तो H2SO4 एक हाईली विस्कस एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है और NaNO3 के साथ जब हीट करते हैं थोड़ा सा तो HNO3 इज ऑब्टेन्ड। लार्ज स्केल में इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस फ्रॉम द कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ HNO3 इन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये रिएक्शंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्लेटिनम रोडियम की जो गॉज होती है एज ए कैटलिस्ट एंड 500 केल्विन एंड 9 बार इज द कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रोसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स लाइक हेबर्स प्रोसेस फॉर अमोनिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर H2SO4, ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर HNO3 एंड डीकन्स प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम HCl। HCl का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आएगा वो। अभी तो हम ग्रुप नंबर 15 से लेकर 18 पढ़ रहे हैं, तो 17th ग्रुप की जब बात करेंगे तो दैट ऑल्सो इज एन इंपॉर्टेंट वन। डीकन्स प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ Cl2 फ्रॉम HCl। तो अमोनिया का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है विच इज डिसॉल्व्ड इन ऑक्सीजन विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2 इमीडिएटली। NO2 when dissolved in water forms HNO3 and NO। तो NO thus formed is recycled and NO फिर वापस से रिसाइकिल करके HNO3 को कंसंट्रेट कर सकते हैं। 98% तक कंसंट्रेट किया जा सकता है। तो ये था नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। प्रॉपर्टीज में बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? बड़े फेमस से स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें, SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जैसे HClO4, HI, HBr, HCl, HNO3, etc. These are very common examples of strong acids. H2SO4 को भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ही शामिल कर लेते हैं। तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज टू गिव H+ आयंस। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ए पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक्स मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो गोल्ड प्लेटिनम को छोड़ करके, गोल्ड प्लेटिनम को अटैक करवाना हो तो फिर एक्वा रेजिया यूज करते हैं। तो गोल्ड या प्लेटिनम नोबल मेटल, मोस्ट नोबल मेटल्स। इनको आप एक्वा रेजिया, हिंदी में बोलते हैं इसको अम्लराज, अम्लों का राजा अम्लराज है ये एक्वा रेजिया। और दिस इज 3:1 मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड HNO3 का मिक्सचर होता है। HNO3 ऑक्सीडाइज करता है गोल्ड प्लेटिनम को और क्लोराइड आयन कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे HAuCl4 या H2PtCl6, इस तरह कॉम्प्लेक्सेस बना करके ये घुल जाता है। तो गोल्ड प्लेटिनम ना HNO3 में डिसॉल्व हो, ना H2SO4 में, ना HCl में, ना किसी और एसिड में, बस बट डिसॉल्व्स इन एक्वा रेजिया। तो ये खास इंपॉर्टेंस है, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। HNO3 वैसे बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब HNO3 कॉन्सेंट्रेट HNO3 is much more powerful than concentrate H2SO4 and concentrate H3PO4। H3PO4 में तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है ही नहीं, तो ये डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है। So these are the decreasing oxidizing ability. Concentrate HNO3 greater than concentrate H2SO4, concentrate H3PO4। अच्छा, और भी प्रॉपर्टीज की बात देखिए। The products of the oxidation depends on the concentration of the acid, temperature and the nature of the material undergoing oxidation। जैसे कॉपर है, कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो NO बनाएगा और कॉन्सेंट्रेट के साथ NO2 बनाएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बोथ द रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट।
HNO3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल है इन द वर्ल्ड। H2SO4, HNO3 ये शायद लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल होंगे पूरे संसार के, क्योंकि इनका यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में आता है, और फर्टिलाइज़र तो आप जानते हैं क्रॉप्स की ईल्ड बढ़ाने में काम में आते हैं, और भोजन तो चाहिए सबको। कितने बिलियन पॉपुलेशन है पूरे संसार की, इंडियन ही है मोर देन 1 बिलियन, मतलब 1.4 बिलियन के आसपास। बिलियन थोड़ा कम समझ में आते हैं। 140 करोड़ 135 करोड़ के आसपास की आबादी है भारत देश की, तो खाएंगे तो रोज ही ना, 3 बार खाएंगे दिन में, तो खाने के लिए तो चाहिए ना, अनाज अन्न चाहिए, तो उसकी ईल्ड बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, और वो बनाने में HNO3 और H2SO4 प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। दैट्स वाई दे आर द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल इन द वर्ल्ड वाइड। जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड टू गिव N2O, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। बिल्कुल NCERT फॉलो करो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। N2O गैस मिलती है और यहाँ NO2 गैस मिलती है, सो लाइक दैट। अच्छा, जैसे सम मेटल्स लाइक क्रोमियम, एल्यूमिनियम एंड इवन कोबाल्ट, इस तरह की जो मेटल्स हैं ये पैसिवेट हो जाती हैं, डज नॉट डिजॉल्व इन द कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रोमियम, एल्यूमिनियम जैसी मेटल्स जो होती हैं, और आयरन भी, आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, दे गेट पैसिवेटेड विद द कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेट डाइल्यूट से रिएक्शन कर लेते हैं, ये डाइल्यूट से कर लेंगे, कंसंट्रेट से नहीं, क्योंकि एक ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है जो कि प्रोटेक्टिव फिल्म के रूप में काम करती है और फर्दर अटैक फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड को अलाउ नहीं करती। बाकी कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज द नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करेगा। तो जैसे आयोडीन को आयोडिक एसिड में, कलरलेस आयोडिक एसिड है, कार्बन को HNO3 में, कार्बन को CO2 में, सल्फर को H2SO4 में, फास्फोरस को H3PO4 में। ये सभी रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अच्छा, जब भी हम कंसंट्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं, कंसंट्रेट में यूजुअली द प्रोडक्ट इज नाइट्रिक डाइऑक्साइड NO2। डाइल्यूट में जनरली N2O या NO टाइप मिलता है, और कॉन्सेंट्रेट में यूजुअली वी गेट NO2। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। ये रिएक्शंस तो जेई में आ भी चुकी हैं, जेई मेन में, एडवांस में तो आती हैं, मेन में भी आई हैं। तो ये थे नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज। यूजेस, मेजर यूज ऑफ द नाइट्रिक एसिड इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। मैंने बताया ही, अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स एंड अदर नाइट्रेट्स यूज इन एक्सप्लोजिव्स। TNT, ट्राइनाइट्रो टॉलुइन, बड़ा फेमस केमिकल है यूज इन एक्सप्लोजिव। ट्राइनाइट्रोबेंजीन, तो पायरोटेक्निक्स में, एक्सप्लोजिव्स में, फर्टिलाइजर्स में, कहाँ नहीं, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सब एक्सप्लोजिव्स के रूप में काम करते हैं। अदर मेजर यूजेस आर इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये एक प्रोसेस होता है, स्टेनलेस स्टील SS बोलते हैं उसको। बर्तन भी होते हैं, कटलरी भी होती हैं जो घर में खाना खाते हैं, जिन प्लेटों में, चम्मचों से, जनरली स्टेनलेस स्टील का होता है। स्टेनलेस का मतलब ये है रस्ट नहीं लगता, उसको जंग नहीं लगता। तो वो पिकलिंग कराते हैं, मतलब उसकी एक ट्रीटमेंट कराते हैं ताकि उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव आउट हो जाएं, फॉरेन इम्प्योरिटीज़। तो उसके लिए भी HNO3 का इस्तेमाल किया जाता है। ईचिंग ऑफ द मेटल्स एंड ऑक्सीडाइजर इन द रॉकेट फ्यूल में भी ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करता है। तो बच्चों, ये थे नाइट्रोजन के मेजर कंपाउंड्स जिनके बारे में हमने पढ़ा, और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज़। नाइट्रोजन कंपाउंड्स में एक दो बातें और भी बड़ी यूज़फुल होती हैं। जैसे एक ये पॉइंट होता है, नोट करके लिखेंगे कि जो N2O होता है, इट इज यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट इन व्हिप्ड आइसक्रीम। क्यों? क्योंकि N2O फूड ग्रेड गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O न्यूट्रल है, फूड ग्रेड गैस है, रिएक्टिव नहीं है, और ये जनरली आइसक्रीम मतलब सॉफ्टी होती है ना, देखी होगी तुमने, बाजार से सॉफ्टी लेते हैं तो सॉफ्टी की मशीन सी होती है, मशीन में वो नॉब लगी होती है, वो खोलते हैं और नीचे कोन लगा देते हैं, तो सॉफ्टी घूम घूम के उसमें आ जाती है, आप खाते हो बड़े स्वाद के साथ, चाव के साथ में।
चाय नहीं, चाव। चाव मतलब शौक के साथ। आप जब खाते हो आइसक्रीम को तो ऐसा तो है नहीं आइसक्रीम बाहर आ गई, अंदर प्रेशरेंट होता है, एक प्रोपेल करता है वो आइसक्रीम को बाहर फेंकने के लिए, निकालने के लिए टैप से जो ओपन करते हैं। तो अंदर प्रेशरेंट कौन सा हो, साइनाइड गैस तो इस्तेमाल करेंगे नहीं कि हाइड्रोजन साइनाइड, वो तो जहर है, वो तो खाने में मिल जाएगा, निपटा देगा, तुम्हारा आखिरी आइसक्रीम बन जाएगी। गैस ऐसी होनी चाहिए जो फूड ग्रेड हो। फूड ग्रेड मतलब स्पॉयल ना करे, एसिडिक बेसिक नेचर की ना हो ताकि वो रिएक्शन ना करे, और प्रेशरेंट के रूप में काम कर सके, प्रेशर करके अंदर से बाहर को वो निकाल सके जरूरत पड़ने पर। तो N2O इज यूज्ड एज ए प्रोपेलेंट फॉर द व्हिप्ड आइसक्रीम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छा, N2O एंड NO जो है वो मेटल के कंबस्टन्स में भी काम में आते हैं। ये कॉमन बातें हैं। जैसे मैग्नीशियम का जलता हुआ टुकड़ा अगर नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड से रिएक्शन कराओ तो एक पॉइंट और भी आएगा। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, जैसे मैग्नीशियम है, इसकी रिएक्शन अगर आप N2O से कराते हो तो N2O कंबस्टन में पार्टिसिपेट कर लेता है, तो Mg प्लस MgO प्लस N2, तो इस तरीके से ये रिएक्शन कर लेता है। बाकी बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से N2O एंड NO आर द गुड सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन। N2O, NO आर गुड सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। ये थी इंपॉर्टेंट बात। तो ये थे बच्चों नाइट्रोजन कंपाउंड्स। NCERT पढ़ें, फ़ायदा उठाएं और जेईई में बढ़िया नंबर लेके आएं। इसके बाद बात आती है फास्फोरस के एलोट्रोप्स की, फास्फोरस के कंपाउंड्स की। फास्फोरस में एलोट्रोप्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वाइट फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस होता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाइट फास्फोरस। और वाइट फास्फोरस को ही, ये वाइट फास्फोरस जो होता है यही P4 होता है। P4 इज वाइट फास्फोरस, इट इज नॉट रेड और ब्लैक फास्फोरस, जिसकी स्ट्रक्चर ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 4 फास्फोरस एटम्स टेट्राहेड्रल पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं और ये इस तरीके से क्रैम्प्ड बॉन्ड्स होते हैं। क्रैम्प्ड बॉन्ड्स का मतलब बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होने की वजह से एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये P4 जो है हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव है मतलब इतना रिएक्टिव है, बड़ी आसानी से ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है और डिस्प्रपोर्शनेट होता है। ये तो जेईई में आ भी चुकी है, जेईई में मल्टीपल टाइम्स ये रिएक्शन आई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस की अगर बात करें तो P4 NaOH में डिस्प्रपोर्शनेट होता है और पानी के प्रेजेंस में NaOH के साथ रिएक्शन, NaOH ही नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लोगे तो भी चलेगा। रिएक्शन करने के बाद इट फॉर्म्स फॉस्फीन इन द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड NaH2PO2 इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड्स का नाम भी इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। द फॉस्फोरस अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन में कुछ केमिकल्स बहुत कॉमनली इस्तेमाल में आते हैं अंडर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। बाकी जैसे क्या बोल रहे थे, ये एक ट्रांसल्यूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखने वाला कंप्लीटली, जैसे कांच होता है एकदम। एक होता है ओपेक। ओपेक का मतलब आर पार बिल्कुल नहीं दिखता। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, मतलब पार्शियल विजिबिलिटी आर पार, तो उसे बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड है। इट इज पॉइजनस, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। CS2 में घुल जाता है बट पानी में नहीं घुलता, तो इसको पानी में स्टोर कर लेते हैं। एंड ग्लोज इन डार्क, हवा में खुला छोड़ोगे तो ये P4 ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके P4O10 प्लस लाइट एमिट आउट करता है और लाइट एमिट आउट करने की वजह से शोज कैमिल्यूमिनेसेंस। और फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैमिल्यूमिनेसेंस। कई बार इसे फॉस्फोरेसेंस भी बोल देते हैं। कैमिल्यूमिनेसेंस का मतलब यह हो गया, ल्यूमिनेसेंस मतलब रोशनी आना, फोटॉन से इमिट आउट होना, लाइट इमिट आउट होना।
केमी मतलब बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट जो इमिट आउट हो रही है, HNU इज द सिंबल ऑफ फोटोन और लाइट, दैट इज कॉल्ड केमिल्यूमिनेसेंस। और केमिल्यूमिनेसेंस चूंकि फास्फोरस की वजह से हो रहा है, तो दैट्स व्हाई ये वर्ड हैज बीन चूजन स्पेशली फॉर व्हाइट फास्फोरस, फास्फोरेसेंस। रेड एंड ब्लैक फास्फोरस फास्फोरेसेंस शो नहीं करते, केमिल्यूमिनेसेंस शो नहीं करते, उनकी रिएक्टिविटी काफी कम है। तो व्हाइट फास्फोरस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल द एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। Then comes red phosphorus. Red phosphorus is obtained by heating white phosphorus at 573 Kelvin. ठीक है, in an atmosphere for several days. When red phosphorus is heated under high pressure, a series of the phases of the black phosphorus is formed. तो ये इस तरीके से इनके compositions preparations किए जा सकते हैं। Red phosphorus possess iron grey luster, less reactive, odorless है, जबकि व्हाइट फास्फोरस जो है वो वेपर्स बनाता है, बट ये ऑर्डरलेस है, नॉन पॉइजनस है, इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड। दिस इज इंपॉर्टेंट। ना तो पानी में घुलता है ना कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है, जबकि व्हाइट फास्फोरस कम से कम कार्बन डाइसल्फाइड में भी तो घुल जाता है। केमिकली इनर्ट है। रेड फास्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस, इट डज नॉट ग्लो इन डार्क। मतलब नो केमिल्यूमिनेसेंस, यही तो बोल रहा था, नो केमिल्यूमिनेसेंस। ये कोई केमिल्यूमिनेसेंस शो नहीं करता। इधर फिर ब्लैक फास्फोरस की बात करें, हैज टू फॉर्म्स, अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस लीस्ट रिएक्टिव है, और फास्फोरस की बात करें तो पी वाइट और P4, पी रेड, पी ब्लैक, इनकी डेंसिटी का ऑर्डर, इंक्रीजिंग डेंसिटी इस तरीके से है। बट रिएक्टिविटी का उल्टा ऑर्डर है, P4 इज मोर रिएक्टिव देन P रेड, इज मोर रिएक्टिव देन P ब्लैक। रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो P4 इज मच मोर रिएक्टिव। ब्लैक रेड फास्फोरस काफी कम रिएक्टिव है, ब्लैक फास्फोरस ऑलमोस्ट इनर्ट है, ऑलमोस्ट इनर्ट। हालांकि कंबस्शन कराओगे ऑक्सीजन में तो सभी कंबस्शन करेंगे और बनाएंगे P4O10। तो ब्लैक फास्फोरस के भी दो फॉर्म्स हैं, अल्फा एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन द रेड फास्फोरस इज हीटेड इन द सील्ड ट्यूब एट अराउंड 800 केल्विन। इट कैन बी सब्लाइम्ड इन एयर एंड हैज ओपेक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। अब आती है फास्फोरस के बाद में हम बात करते हैं फॉस्फीन की। जैसे अमोनिया एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, फॉस्फीन इज अनदर इंपॉर्टेंट केमिकल। फॉस्फीन के प्रिपरेशन की बात करें तो जैसे मेटल नाइट्राइड्स हाइड्रोलिसिस पर अमोनिया बनाते हैं, मेटल फॉस्फाइड्स भी हाइड्रोलिसिस पर दे फॉर्म फॉस्फीन। तो कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन आप किसी एसिड या वाटर से कराओगे तो फॉस्फीन इज लिबरेटेड। In the laboratory is prepared by heating the white phosphorus with the concentrate NaOH। white phosphorus को NaOH के साथ जब हीट करोगे तो फॉस्फीन गैस इज लिबरेटेड। रूम कंडीशन पे ये गैस है। साथ ही साथ और भी रिएक्शन होती हैं, जैसे PH4I फॉस्फोनियम आयोडाइड है, आप जब KOH से रिएक्शन करवाते हैं तो ये फॉस्फीन गैस लिबरेट करती है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O। ये भी एक प्रिपरेशन मेथड है। जैसे एक जनरल पॉइंट होता है ना, अमोनियम सॉल्ट्स ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस अमोनिया, फॉस्फोनियम सॉल्ट्स ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस फॉस्फीन गैस। तो कई बार ये भी एक प्रिपरेशन मेथड होते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टीज में कई बार आपको एक सिमिलरिटी में, एनालॉजी में काम करना चाहिए ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि जो प्रॉपर्टीज कई बार अमोनिया की हैं वही काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज फॉस्फीन की हैं, बट अंतर काफ़ी हैं। अमोनिया जैसे बहुत हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, फॉस्फीन इज वेरी लिटिल सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया अच्छा खासा हाईली बेसिक है, आसानी से लुईस बेस बनाता है के रूप में एक्ट करता है। फॉस्फीन में बेसिक नेचर काफ़ी कम है। तो ये सब मेन डिफरेंसेस हैं। बात आती है इधर प्रॉपर्टीज की। कलरलेस गैस विद रोटन फिश स्मेल, ये इंपॉर्टेंट है पहचान करने के लिए। कलरलेस गैस है, रोटन फिश है, जबकि अमोनिया में कलरलेस थी और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है
जैसे वो यूरिन में से आती है, यूरिनल्स जहाँ होते हैं, कॉमन पब्लिक टॉयलेट जाओ, पार्क वार्क होते हैं, पब्लिक पार्क, अब सफाई तो कहाँ होती है इतनी, जो फैक्ट है सो है। अब वहाँ जाओ तो स्मेल आती है तमाम, तो वो सब मोस्टली स्मेल किसकी होती है? अमोनिया की होती है। एंड इज हाईली पॉइजनस, इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, Cl2 एंड ब्रोमीन वेपर्स। रिएक्टिव नेचर है। इट इज स्लाइटली soluble in water, very less soluble in water. Solution of phosphine in the water decomposes in presence of the sunlight, giving the white phosphorus and red phosphorus. तो ये जो PH3 है, in presence of light and water, ये एक्सप्लोड होता है और P रेड बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो फॉस्फीन इस तरीके से ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं। मच लेस बेसिक देन, ये भी लिख लेंगे, मोर बेसिक एंड बेटर यूज बेस। तो बेसिक नेचर इसकी ज्यादा है। अमोनिया हाईली soluble, मोर बेसिक एंड मोर soluble इन वाटर एंड हाईली soluble। तो एक तरीके से ये प्रॉपर्टीज हैं। और भी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे यूजेस में। एक प्रॉपर्टी वैसे इसकी लिखी भी नहीं है, यहाँ लिखते हैं। जैसे हम फॉस्फीन की बात करते हैं तो फॉस्फीन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जैसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो सिल्वर का पीपीटी बना देता है। तो सिल्वर का पीपीटी बना देता है तो सिल्वर को +1 से ये रिड्यूस कर देता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस तरीके से फॉस्फीन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड्स इट कैन फॉर्म। तो फॉस्फीन की एक और भी इंपॉर्टेंट ये है, एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यूजेस की बात करें, द स्पॉन्टेनियस कंबस्टन ऑफ द फॉस्फीन इज टेक्निकली यूज्ड इन द होम सिग्नल्स। एक्चुअली फॉस्फीन जो होता है, PH3 हैज सम impurities of P2H4 vapors and P4 vapors, और ये P4 और P2H4 दोनों ही कंबस्टिबल हैं। P2H4 भी हवा में, P4O10 प्लस H2O बनाता है, और P4 भी हवा में कंबस्शन करता है और बनाता है P4O10। इसकी वजह से मतलब इनफैक्ट प्योर फॉस्फीन इज नॉट कंबस्टिबल, इट इज नॉन इनफ्लेमेबल, बट फॉस्फीन जो होती है यूजुअली इट इज अकम्पनीड विद सम इम्प्योरिटीज ऑफ P2H4 एंड P4, और उसकी वजह से ये कंबस्टिबल होता है। होम सिग्नल्स में काम आता है। होम सिग्नल्स वाला जेई मेन में आ चुका है। होम सिग्नल्स में कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड का मिक्सचर रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, इनका मिक्सचर भरा जाता है ड्रम्स के अंदर। और मान लो शिप पे कोई प्रॉब्लम है, पायरेट्स ने अटैक कर दिया, कुछ बात हो गई, शिप डूबने वाला है, रैक हो गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो क्रू को एक इंडिकेशन दिया जाता है, या मान लो इनको इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि डॉक पर या मेन उस पर ड्रम भरे हुए होते हैं, रखे होते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड होता है। उठा करके बस उनका लिड खोल करके पानी में फेंकना, समुद्र के पानी में। पानी अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली दे विल रिएक्ट with water to the form calcium hydroxide and C2H2, and C2H2 catches fire. This also reacts to form calcium hydroxide plus phosphine, और phosphine के अंदर प्लस P2H4 एंड P4 की वेपर्स भी होती हैं विच अंडरगोज कंबस्शन, और आग सी लगती है, एकदम फ्यूम्स भी बनती हैं और आग भी लगती है। तो होम सिग्नल्स के रूप में काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता रहा ऑफ फॉस्फीन गैस, ऑफ कोर्स इम्प्योर फॉस्फीन गैस। इस तरह के यूजेस हैं ये। तो ये बर्न एंड गिव ए सिग्नल, ताकि उसको रेस्क्यू कर सकें, स्मोक स्क्रीन के रूप में भी काम में लेते हैं इसको, ताकि दूर से कोई शिप जा रहा हो उसको लगे कि यार कोई सिग्नल दिया गया है, चलो उनके बचाने के लिए उनको आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं बच्चों। नोट करेंगे यहाँ तक की बात।
और फिर बात करेंगे फॉस्फोरस हैलाइड्स की। हाँ भाई बच्चों, तो नाउ कमिंग टू फॉस्फोरस हैलाइड्स, नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है PCl3 एंड PCl5। ये दो खास हैलाइड्स हैं, इनका यूज़ जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारी रिएक्शंस में होता है और यहाँ भी ये इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो प्रिपरेशन ऑफ द फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड PCl3। PCl3 it is obtained by passing the dry chlorine over heated white phosphorus। white phosphorus के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इसमें Cl2 मतलब फॉस्फोरस एक्सेस में लेना है। अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में ले लिया तो फिर PCl5 बन जाएगा मेजरली। तो मेजरली PCl3 बनाना है तो वाइट फॉस्फोरस को एक्सेस में लो, क्लोरीन थोड़ा कम मात्रा में लो, तो रिएक्शन करने पर PCl3 इज फॉर्म्ड। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ द थायोडिल क्लोराइड। SOCl2 P4 के साथ रिएक्शन करता है तो PCl3 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एंड दिस इज सल्फर मोनोक्लोराइड। सल्फर मोनोक्लोराइड इज फॉर्म, तो PCl3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज फॉर्म। ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड एंड इट हाइड्रोलाइजेस इन प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर टू फॉर्म H3PO3। अच्छा, एक बात थोड़ा ध्यान देने वाली है, कहीं भी OH ग्रुप होगा तो PCl3 किसी भी OH ग्रुप से रिएक्शन करेगा तो ये H3PO3 बना लेगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा ये। तो OH ग्रुप तो यहाँ भी है, OH ग्रुप यहाँ एसिडिक एसिड में भी है, CH3COH में, D2O में भी है, ल्यूटीनियम ऑक्साइड और वाटर एक जैसी चीज है, तो देखो सब में H3PO3 बन रहा है। बट इसमें एक खास बात है इस वाली रिएक्शन में, ये कोल्ड वाटर है, रूम टेम्परेचर। बट अगर हीटेड वाटर लिया PCl3, अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, बॉइलिंग वाटर, तो फिर ऐसे में वो H3PO3 जो बना होगा वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, H3PO4 बनाएगा, प्लस फॉस्फीन विल बी लिबरेटेड और साथ में यू विल गेट HCl। तो एक तरीके से H3PO3 की ये टेंडेंसी है कि H3PO3 हीट करने पर डिस्प्रपोर्शनेट होता है टू फॉर्म H3PO4 एंड फॉस्फीन। नॉट ओनली दैट, 3 ऑक्सी एसिड्स होते हैं फॉस्फोरस के, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। H3PO3 एंड H3PO2 की टेंडेंसी हीट करने पर डिस्प्रपोर्शनेट होती है। दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन। सो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये भी सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड रिमेंबर। ऐसी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की बात होती है। हालांकि PCl5 जो है वो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है PCl3 प्लस Cl2 में, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये बड़ा कॉमन एग्जांपल होता है फॉर क्वेश्चंस आस्किंग। PCl5 हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है PCl3 एंड Cl2 एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन। बात आती है पिरामिडल शेप है PCl5 की, नहीं ये तो यहाँ आ गया, एंड विच फॉस्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये प्रॉपर्टीज PCl3 की थी, क्योंकि PCl5 की स्ट्रक्चर तो अलग टाइप की होती है, वो तो ऐसा होता है TBP। ये TBP स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, जिसमें 3 PCl बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर हैं और 2 PCl बॉन्ड्स वीकर हैं। प्रिपरेशन कैसे करते हैं PCl5 की? फॉस्फोरस की क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन। मैंने कहा था ना, अगर आप एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस लोगे तो मेजरली यू विल गेट PCl3, एक्सेस ऑफ क्लोरीन लोगे तो यू विल गेट मेजरली PCl5। और ड्राई लेना इसलिए जरूरी है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में PCl3 मॉइस्चर से रिएक्शन करता है, और मॉइस्चर से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोलाइज हो जाएगा, बना लेगा POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड या फिर H3PO4 इफ द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर इज मोर। कहने का मतलब ये जो PCl3 है ना, अगर ये मॉइस्चर मिलता है वेपर्स तो फिर ये POCl3 बना लेता है प्लस HCl, और बहुत लार्ज अमाउंट में पानी मिला दो लिक्विड तो फिर ये H3PO4 बना लेता है फॉस्फोरिक एसिड लाइक प्लस HCl।
इसलिए ड्राई लेना जरूरी है। अगर PCl5 बनाना चाहते हैं तो वी शुड टेक इट ड्राई। ऑफ कोर्स phosphorus is present in the highest oxidation state +5. It can also be prepared by the action of SO2Cl2. सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहलाता है ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड एक अच्छा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ वर्क करता है यहाँ पर, तो बनाता है PCl5 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये थी इसकी प्रिपरेशंस। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज PCl5 इज येलोइश वाइट पाउडर, तो ये एक सॉलिड के रूप में होता है, जबकि PCl3 एक ऑयली लिक्विड है, एंड इज मॉइस्ट एयर, इट हाइड्रोलाइजेस टू गिव POCl3 एंड फाइनली गेट्स कन्वर्टेड टू द फॉस्फोरिक एसिड। मैंने जब बताया भी था आपको कि POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड बना लेता है, और ज़्यादा मात्रा में अगर वाटर मिल जाए तो इट फॉर्म्स फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ भी फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ भी +5 में है। हाँ, लेकिन व्हेन हीट करते हैं तो इट गिव्स द PCl3 and Cl2, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप्स एंड क्लोरो डेरिवेटिव्स बनाता है POCl3 इस तरीके। तो OH वाले ग्रुप से रिएक्शन करने के बाद में इट फॉर्म्स POCl3। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं PCl5 की दैट यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गेट द पॉइंट्स डन, क्लियर। इसके बाद जब बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की, तो वैसे तो फॉस्फोरस के बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं, बट 3 सबसे कॉमन ऑक्सी एसिड्स हैं, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। ये टेबल भी NCERT से ली गई है, NCERT से ये टेबल ली गई है, एंड दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो राइट फ्रॉम +1 से ली गई +5 ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3, पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान देंगे, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर में अगर ध्यान से देखेंगे तो H3PO2 में ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है, POH H H, P डबल बॉन्ड OH OH और ये H, P डबल बॉन्ड ये यहाँ OH OH और ये OH। तो देखो ये वाला बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड पीएच बॉन्ड की वजह से इन दोनों में पीएच बॉन्ड है। पीएच बॉन्ड की वजह से ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है। यहां पर हाइड्रोजन जो है उस पर चार्ज ऑलमोस्ट 0 है, और कहीं हाइड्रोजन अगर 0, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होगा तो उसमें रिड्यूसिंग एबिलिटी नहीं होगी, हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा या 0 चार्ज होगा तो इसमें रिड्यूसिंग एबिलिटी होंगी। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 है, तो हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है। सो पीएच बॉन्ड अगर है तो इस कारण से वो रिड्यूसिंग एजेंट है। दैट्स वाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो डेरिवेटिव है, तो दिस विल आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ही वर्क करेगा। अच्छा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की एक खास बात है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में एक PP बॉन्ड भी है। यूजुअली PP बॉन्ड इज नॉट फाउंड, यूजुअली PP बॉन्ड इज नॉट फाउंड। किसी भी ऑक्सी एसिड और फास्फोरस की बात करते हैं तो एक P डबल बॉन्ड O तो हो गई होगा, और स्टेरिक नंबर वो 4 मेंटेन करता है यूजुअली। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और PP बॉन्ड यूजुअली किसी में होता नहीं है, बट PP बॉन्ड इज प्रेजेंट इन H4P2O6। तो ये कंपाउंड है हैविंग PP बॉन्ड। बड़ा रेयर सा केस है। मान लो यही क्वेश्चन बन के आ जाए कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस विच हैज द डायरेक्ट PP बॉन्ड, तो वो है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसके अंदर कोई पीएच बॉन्ड नहीं है, तो इसके अंदर कोई रिड्यूसिंग एबिलिटीज नहीं है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड वही उसी का डाइफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3N पॉलीमरिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन द पॉलीमरिक फॉर्म ओनली, और ये भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है।
और कैसे प्रिपेयर होते हैं, जैसे व्हाइट फॉस्फोरस की एल्कली से, एल्कली मतलब कौन, जैसे NaOH, KOH, इस टाइप के, इनसे रिएक्शन कराओगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है व्हाइट फॉस्फोरस का, एंड यू गेट फॉस्फीन प्लस H3PO2 या NaH2PO2, जिसका एसिडिफिकेशन करने से यू गेट H3PO2। H3PO3 कैसे मिलेगा, P2O3 की वाटर में रिएक्शन करवा लो, पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5 PCl3 की H3PO3 से रिएक्शन करवा लो, देन ऑल्सो यू विल गेट। और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एल्कली, रेड फॉस्फोरस एल्कली से रिएक्शन करता है जैसे NaOH टाइप, और बना लेगा रेड फॉस्फोरस H4P2O6 बनाता है। बाकी P4O10 अगर वाटर से रिएक्शन करोगे तो ये ऑब्वियसली +5 में है, तो +5 वाला कौन, H3PO4 बना लेगा, ये भी H4P2O5 बनाएगा, और ये H3PO3 बनाएगा, और ये H2PO2 माइनस ये बना लेगा, जिसका एसिडिफिकेशन करने से यू विल गेट H3PO3। बाकी H4P2O7 फॉस्फोरिक एसिड को हीट करोगे, जैसे 2H3PO4, इसको हीट करोगे तो H4P2O7 प्लस H2O, इस तरीके से। और लास्ट में मेटाफॉस्फोरिक एसिड कैन बी ऑब्टेन, फॉस्फोरस एसिड को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है ब्रोमीन से, सील ट्यूब में हीट करोगे तो यू विल गेट ये सब। ये पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है, NCERT है ना, इसलिए एनीथिंग रिलेटेड इन NCERT इज अ सॉर्ट ऑफ बाइबल फॉर JEE मेन, पर्टिकुलरली फ्रॉम ब्लॉक केमिस्ट्री, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D and F ब्लॉक, पूरा का पूरा डिट्टो पढ़ के चले जाओ, दैट्स इट, your purpose will be solved. You will be able to solve almost all the questions. बट उसको भी पढ़ना तो पड़ेगा ना, इन्हें भी तो पढ़ना पड़ेगा, हमारी बात सुननी तो पड़ेगी ना। उसके बाद NCERT पढ़ो, फिर देखो क्वेश्चन कैसे बच के जाएगा, नहीं जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं। नाइट्रोजन फैमिलीज ओवर, नाइट्रोजन फैमिली का मतलब नाइट्रोजनिक कंपाउंड्स एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेंगे। इसके बाद वी शैल टॉक अबाउट द ऑक्सीजन फैमिली। तो द पेयर इन विच द फॉस्फोरस एटम हैज द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, तो बताओ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कौन से कंपाउंड हैं, पायरोफॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, नहीं, ऑर्थोफॉस्फोरस एंड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। एक आ गया ना, एक वाला तो एक जहां आ गया तो वो तो इसका मतलब ये है कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पायरोफॉस्फोरस एंड पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरस एंड पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड एंड पायरोफॉस्फोरस एसिड, यही आंसर होना चाहिए इन विच +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पायरोफॉस्फोरस तो ठीक है, एंड पायरोफॉस्फोरिक एक नहीं आना चाहिए, एक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, इस कारण से ये सही नहीं होंगे। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कौन सा हो गया, H3PO3, और पायरोफॉस्फोरस एसिड कौन सा हो गया, H4P2O5। कई बार इनकी स्ट्रक्चर भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे H4P2O5 है तो P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, H, ये स्ट्रक्चर होती है H4P2O5 की। जबकि H4P2O7 की स्ट्रक्चर क्या होगी, P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH, 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 OH। ये pH बॉन्ड की वजह से एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, इसकी बात करिए तो P डायरेक्ट बॉन्ड है, ये बड़ा स्पेशल सा केस है। OH, 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 H4P2O2, 2, 4 और 2, 6, O6। तो ये स्ट्रक्चर्स थी, ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होती है, यू शुड रिमेंबर। ये स्ट्रक्चर ये रही। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से उनके जवाब दे सकते हैं। Let us take another question from the nitrogen family. The compound that does not produce nitrogen gas by thermal decomposition is, thermal decomposition से कौन N2 नहीं देगा, does not पूछ रहे हैं,
तो हमें पता है कि N2 जब देते हैं जब एनायन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो तो ये तो देगा हीट करने पर कौन N2 प्लस 2H2O, ये हीट करने पर अमोनिया देगा, तो यही आंसर है। और ये H2SO4 बनाएगा, ये भी हीट करने पर N2 देगा और बेरियम मिलेगा, प्योर, वेरी प्योर। ये भी पूछा हुआ एग्जाम में, वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अजाइड्स, और ये भी हीट करने पर हम पढ़ चुके हैं, देगा N2 प्लस H2O की वेपर्स और साथ में ग्रीन कलर का Cr2O3। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवर इंपॉर्टेंट। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एवर इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं ये यू शुड रिमेंबर। और भी क्वेश्चन लेते हैं, अनदर क्वेश्चन जरा सॉल्व करेंगे एक बार। ऑन हीटिंग कंपाउंड ए, कोई कंपाउंड ए है, गिव्स अ गैस बी, कोई गैस बी मिल रही है, विच इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। एयर में तो दो ही मेजर गैसेस हैं, O2 N2, तो O2 N2 में से कुछ है। दिस गैस व्हेन ट्रीटेड विद द हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, आहा, नाइट्रोजन हो सकती है कैटलिस्ट के साथ, तो गिव्स अनदर गैस सी विच इज बेसिक इन नेचर, पक्का है। ऑक्सीजन होता तो हाइड्रोजन के साथ H2O बनाता, जो कि रूम कंडीशन पे गैस नहीं है, लिक्विड है, वाटर। तो इसका मतलब ये अनदर गैस सी जो है वो अमोनिया होनी चाहिए। और ये जो गैस है ए कंपाउंड है विच ऑन हीटिंग गिव्स, तो ये नाइट्रोजन होना चाहिए। तो नाइट्रोजन कौन देगा हीट करने पर? ये हीट करो तो क्या देता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ, यही है बस, ये N2 देगा, H2O की वेपर्स भी देगा, Cr2O3 देगा, तो ये सही आंसर है। और अमोनियम नाइट्राइट, ये भी N2 देगा हीट करने पर, और ये भी हीट करने पर N2 देगा। क्या कह रहे हैं, एक मिनट, अच्छा शुड नॉट बी कह रहे हैं, अच्छा ए शुड नॉट बी, ए गिव्स, तो नाइट्रोजन होना जरूरी है, तो ए शुड नॉट बी फर्स्ट। मैं इसको सही कर देता हूं। क्वेश्चन पढ़ लिया करो यार, शुड नॉट बी, ए नहीं होना चाहिए, मतलब कौन, हाँ, ए कौन नहीं हो सकता, अमोनिया, लेड नाइट्रेट नहीं हो सकता, बिकॉज इट डज नॉट गिव N2। बाकी तो तीनों N2 दे रहे हैं हीट करने पर। तो बच्चों ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन फैमिली। Thereafter एक और क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डाइनाइट्रोजन इज, 2020 का है, जेईई मेन का। 2019, 20, 21 में मल्टीपल पेपर्स हुए हैं, मल्टीपल सेशंस में हुए हैं। तो N2 में इस पैरामैग्नेटिक नहीं है, N2 इज डायमैग्नेटिक, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट कैन बी यूज्ड एज इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स। हाँ, इनर्ट कंपाउंड्स के रूप में ये काम में आता है, इनर्ट मॉलिक्यूल है। इट कैन कंबाइन विद डाइऑक्सीजन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ना, रूम कंडीशन पे N2 और O2 रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज नॉट यूज्ड इन क्रायोस्केजरी, नहीं यूज किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट पूछ रहे हैं, तो ये भी गलत है। इट कैन कंबाइन विद डाइऑक्सीजन, नहीं, 2000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर होता है ये। इट कैन बी यूज्ड एज ए इनर्ट डाइल्यूटेंट फॉर द रिएक्टिव केमिकल्स। N2 इज पैरामैग्नेटिक, ये भी गलत है, तो फिर सही ये हो गया, सेकंड इज द राइट आंसर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू टेल। अब बात करते हैं बच्चों ग्रुप 16 के कंपाउंड्स। हमें पढ़ने हैं ग्रुप 15, 16, 17, 18। 17, 18 में बहुत कम समय लगता है, मेजर टाइम लगता है ग्रुप नंबर 15 में। 16 में भी थोड़ा कम लगता है, पर 17, 18 काफ़ी छोटे होते हैं। हेलोजेंस में, नोबल गैसेस में तो हमें बस कुछ कंपाउंड्स पढ़ने हैं, XeF2, XeF4, XeF6। तो बच्चों बात करेंगे यहाँ पर ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स की। ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर वेल शेल में NH2 NP4 होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी कहलाता है ये,
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, दीज आर द एलिमेंट्स। शुरुआत में नॉन मेटल्स हैं, फिर मेटलॉइड्स हैं, फिर नीचे मेटल्स भी आती हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब कॉमन ट्रेंड्स हैं, कोई विशेष बात नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये थोड़ा ध्यान रखना है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। बाकी ये कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं थी। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स, सेलेनियम एंड टेलुरियम आर मेटलॉइड्स, जबकि पोलोनियम इज ए मेटल। ऑक्सीजन डायटोमिक है, हालांकि एलोट्रोपिक फॉर्म्स शो करते हैं। ऑक्सीजन का एलोट्रोप कौन है? ओजोन। तो ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन का एलोट्रोप कौन है? ओजोन। So oxygen exists as a diatomic molecule, whereas sulfur exists as a polyatomic molecules, and that's why they have the difference in their boiling points and melting point also. Oxygen and sulfur on the basis of atomicity, ये बात मैंने बता दी। तो ozone is the allotrope of, O3 is the allotrope of O2. तो ओजोन इज द एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, ये थोड़ा ध्यान देंगे। और सल्फर के एलोट्रोप्स में भी दो एलोट्रोप बड़े फेमस होते हैं, उनके बारे में बात भी करेंगे। कौन से दो? रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, दोनों का फॉर्मूला ऐसे ही होता है। देन कम्स केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये देखो, जो हाइड्राइड्स बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, वो इस तरीके बनाते हैं, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2T। ये ध्यान दो, थर्मली मोस्ट स्टेबल, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में थर्मली मोस्ट स्टेबल, थर्मली लीस्ट स्टेबल। ये थर्मली सबसे कम स्टेबल है और थर्मली लीस्ट स्टेबल है। क्यों? ड्यू टू लॉन्ग बॉन्ड, लॉन्ग H-P बॉन्ड, वीक है ये बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। समझ में आई बात? तो थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? H2O, और लीस्ट स्टेबल H2। अच्छा, मोस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक। तो एसिडिक नेचर जो है इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम अमंग हाइड्राइड्स, नो हाइब्रिडाइजेशन, ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल के चलते देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू 90 डिग्री। और स्पेशल चीज़ है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। उसके बाद फिर मोलर मास के बेसिस पे H2T, H2SE, H2S, डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनके ऊपर खूब क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि दीज आर कॉमन इन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में भी ये सब पॉइंट्स हमने पढ़े थे, इसमें से काफ़ी पॉइंट्स। बट यही क्वेश्चन आ जाए तो आप ब्लॉक केमिस्ट्री से भी बोल सकते हो और केमिकल बॉन्डिंग से भी बोल सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग कोई अलग से थोड़ी है, इन्हीं में से सब आ जाता है। तो ये कुछ है। बॉन्ड एंगल देखो भी, वाटर के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री का है अप्रॉक्सीमेटली। बाकी सब में बॉन्ड एंगल आर क्लोज टू 90 डिग्री, 91, 90 डिग्री के आसपास, एज देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से ये बात कही जाती है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। Got it? एसिडिक नेचर दिख रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट K वैल्यू है ये, तो साफ दिखता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 × 10⁻16 है। जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा एसिडिक नेचर कम होगी, और एसिडिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक ठाक एसिडिक है। एसिडिक एसिड के लिए भी ये 10⁻5 का ऑर्डर है, जबकि H2T के लिए इट इज ऑर्डर ऑफ 2.3 10⁻3। तो ठीक ठाक एसिडिक है। तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, एसिडिक नेचर टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर घटेगा। H2O लुईस बेस के रूप में ठीक ठाक काम कर लेता है, H2S लुईस बेस में अच्छा काम नहीं कर पाता। तो ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी विद
हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी, ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीजन फैमिली है जैसे सल्फर है, तो बहुत कॉमन दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, SO2 एंड SO3, SeO2 एंड SeO3। तो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ में। और ये तो बात क्लियर है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, तो SO3 इज मोर एसिडिक देन SO2, मोर एसिडिक। और वो मालूम भी पड़ता है, इसको पानी में डुबो तो ये तो +6 वाला ऑक्सी एसिड बना लेगा, जैसे कौन, H2SO4। और ये पानी में डुबोगे तो बच्चों क्या बनाएगा, H2SO3 +4, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरीके से ये बात कही जाती है। टुवर्ड्स हेलोजेंस के साथ भी जैसे सल्फर है तो वैरायटी ऑफ हेलाइड्स बनाता है, S2Cl2 बनाता है, SCl2 बनाता है, SCl4 बनाता है, और SCl6 नहीं बनता। मतलब फ्लोरीन के साथ देखो तो S2F2 बनाता है, SF2 बनाता है, SF4 बनाता है, SF6 बनाता है लाइन से, S2F2, SF2, SF4, SF6, इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। अच्छा, ये काफ़ी स्टेबल है ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। 6 फ्लोरीन घेर के रखते हैं सल्फर को, इसलिए वाटर का अटैक नहीं होता। ये पानी से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोलाइज होने के बाद ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। ये हाइड्रोलाइज होता है पानी के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो SO2 बनाता है प्लस HF बनाता है। ये पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, इनर्ट नेचर का है, नो रिएक्शन। SF6 इज इनर्ट कंपाउंड। हाइड्रोलिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जल्दी बताया, जल्दी मतलब एक साथ बता दिया, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, S2F2 SF2 हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। SF4 भी हाइड्रोलाइज होकर के SO2 देता है। SF6 रिएक्शन नहीं करता, इनर्ट नेचर का है, क्योंकि 6 फ्लोरीन सल्फर के अराउंड घेर कर रखते हैं और वाटर को मौका ही नहीं मिलता अटैक करने का ऑन सल्फर एटम। तो स्टेरिक रीजंस के चलते दिस इज हाईली स्टेबल कंपाउंड। कौन, SF6। इसके बाद देखो बच्चों, बात आती है डाइऑक्सीजन की। अब डाइऑक्सीजन की अगर बात करें, जैसे नाइट्रोजन था ऐसे डाइऑक्सीजन है O2। तो O2 डाइऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग वेज। पोटेशियम क्लोरेट को MnO2 एक कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में हीट करते हैं। MnO2 इज कैटलिस्ट। तो KCl + O2 मिलता है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लोअर वाले जो हैं, जैसे सिल्वर ऑक्साइड, मर्करी ऑक्साइड, इनको हीट करें, ये बड़े फेमस भी होते हैं। ये 2 ऑक्साइड खास फेमस होते हैं कि ये ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं। इलिंघम डायग्राम में इनकी पोजीशन काफ़ी टॉप में होती है। डेल्टा G वर्सेस टेम्परेचर का जो डायग्राम होता है मेटलर्जी में, और ये डेल्टा G पॉजिटिव होने की वजह से हीट करने पर आसानी से मेटल देते हैं और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करते हैं। साथ ही साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड भी वार्म करो, हीट करो तो यू गेट O2। और भी रिएक्शंस होती हैं क्या लिखी हुई देखते हैं? नहीं। तो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने का एक और मेथड होता है, जैसे फोर्थ ये KMnO4 या K2Cr27 को अगर स्ट्रांगली हीट करो तो भी हमें जैसे K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, या फिर K2Cr27 को हीट करो तो K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2 गैस इज लिबरेटेड। ये भी एक मेथड है। नॉट ओनली दैट, एक वन मोर रिएक्शन इज वेरी, बेरियम परऑक्साइड को हीट करते हैं तो भी बेरियम ऑक्साइड प्लस O2 ऑब्टेन होता है। इस तरीके से भी हम कई बार ऑब्टेन कर लेते हैं। और भी रिएक्शंस हो सकती हैं, जैसे एक कॉमन रिएक्शन ये होती है कि कॉन्सेंट्रेट HNO3 में जब डिसॉल्व करते हैं PbO2 को या MnO2, concentrate HNO3, PbO2 is more important here. concentrate HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं और हीट करते हैं तो O2 गैस लिबरेट होता है।
ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ डाइऑक्सीजन। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑक्सीजन तो हवा में है ही, कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है। तो बाकी केमिकल रिएक्शंस की बात करें और लाइफ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है। कंबस्शन ऑक्सीजन तो चाहिए ना ईंधन को जलाने के लिए। तो इट्स अ वेरी मतलब लाइफ है ये, तो ऑक्सीजन इज लाइफ। हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई वी आर अलाइव एंड वी आर एबल टू डू वर्क्स। वरना तो हम काम ही नहीं कर सकते कुछ भी। सम ऑफ द रिएक्शंस ऑक्सीजन मेटल्स के साथ रिएक्शन ऑक्साइड्स बनाता है, नॉन मेटल के साथ भी ऑक्साइड्स बनाता है। बाकी कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन SO2 का V2O5 इज अ कैटलिस्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। HCl का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, CuCl2 में डीकन्स प्रोसेस है। दिस इज वेरी कॉमनली नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस and this is known as Deacon's process। तो बच्चों ये थे कुछ रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। और भी कंपाउंड्स हैं, वी शैल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर। बचा हुआ पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन एंड नोबल गैसेस, उसमें थोड़ा कम समय लगता है, कम पोर्शन है पढ़ने के लिए। मेजर था ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।